हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक मिश्रा। मैं 7 ईयर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपके साथ भारत के सबसे तेजी के साथ उभरते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के मंच पर आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भाग के साथ कुछ बुनियादी बातें बताना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप सिविल सर्विसेज में अच्छा स्कोर ही नहीं कर पाएंगे बल्कि अच्छा रैंक भी हासिल कर पाएंगे। क्योंकि एक बहुत शिकायत आ रही है हिंदी मीडियम की तरफ से भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तरफ से भी है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई एक विस्तृत आयाम इतना ज़्यादा है कि उनको एक जगह कलेक्टिव फॉर्म में कोई चीज़ें मिल नहीं पाती। तो ज़्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं, उनको ऐसा हम लोगों के सामने आता है बार बार कि आप हिंदू पढ़ लीजिए, द हिंदू पढ़ लीजिए, फला मैगजीन पढ़ लीजिए। लेकिन केवल आप हिंदू पढ़ लीजिए इससे काम नहीं चलेगा। हिंदू में क्या पढ़ लीजिए और वो उसमें आप अपने काम की चीज़ किस तरह से निकालेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया। जैसे आप हिंदू में द हिंदू पढ़ते तो उसमें से एक आपके लिए न्यूज़ होती, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। अब इस पे आर्टिकल निकला या इसकी एनालिसिस निकली, आपने देखा और उसको एक सामान्य तरीके से पढ़ा, एक जनरलाइज्ड वे में पढ़ा, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे वो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो या साइंस बैकग्राउंड के हो, डजंट मैटर। चाहे वो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सब परीक्षाओं का अपना अप्रोच होता है और उस अप्रोच के लिए आपको उस अप्रोच को कैसे निकालना है, अपने काम की चीज कैसे निकालनी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखा रहा हूँ कि इसके पीछे कैसे हम उसमें से साइंस के पार्ट को अलग कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन के पार्ट को देख सकते हैं, और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तब हमारा अप्रोच पूर्ण होता है, संपूर्ण अप्रोच होता है, टोटल अप्रोच होता है, और तब हम अपने मार्क्स गेन कर पाते हैं अपने एग्जामिनेशन में और इंप्रेसिव रैंक भी हमारी आती है। रही बात साइंस और टेक्नोलॉजी के भाग की, तो थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि ये हर सेक्शन को टच करता है। चाहे आप विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग इतिहास में देखना चाहें, हिस्ट्री में देखना चाहें, तो वहाँ भी आर्ट और कल्चर को समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा। साइंस की समझ अगर आपको है तो जियोग्राफी में टेम्परेचर प्रेशर का सारा क्लाइमेटोलॉजी उस पर डिपेंड ही करता है, आपके करंट इश्यू को समझने में हेल्प करता है। आज के टाइम पे जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक बहुत बड़ा सेक्शन आपके जो यूपीएससी और बाकी जगहों पे इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और इंटरनेशनल इश्यू भी इस पे काफ़ी बन रहे हैं, तो उस सेक्शन को भी समझने में आपको हेल्प मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समझ होने से आसानी हो जाएगी और आपका अप्रोच बेहतर बनेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल, नाम में सबसे पहले हमको दिखाई दिया डीएनए। तो पहले तो इनसे परिचय कर लिया जाए कि ये कौन है, क्या है, इनका योगदान और किस तरह से है। एक सामान्य बात अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम देखें तो इसमें से साइंस निकालने की कोशिश हमने की, तो हमको मिला भाई सबसे पहले कि डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म पहले जान लें, तो इसके नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें एक वर्ड है न्यूक्लिक एसिड। यहाँ से फिर से क्वेश्चन एक बनता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड इज एक बेस है जो कि आपके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो न्यूक्लिक एसिड से ही हुई थी और न्यूक्लिक एसिड के चेन को ही प्रोटीन कहा जाता है। इसे जनरल फॉर्म में आप लोग प्रोटीन कहते हैं और प्रोटीन से तो लगभग सब लोग वाकिफ होंगे, जानकारी होगी कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के ग्रोथ के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या यूनिसेलुलर हो और मल्टीसेलुलर हो। आपको पता हो कि जब लाइफ की ओरिजिन हुई थी तो सबसे पहले ऑक्सीजन, जिसे हम आज सबसे बेहतर मानते हैं कि लाइफ के लिए ऑक्सीजन पॉसिबल है, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं हुआ करती थी। उस समय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के NH2 यानी कि एमाइड ग्रुप बनाए और यही एमाइड ग्रुप की चेन जो बनी वही
न्यूक्लिक एसिड थी और उसकी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आई तो उसको प्रोटीन कहा जाता है। तो वो किस टाइम पे हुआ था, अभी साइंटिस्ट उस रिसर्च को लगाने में करने में जुटे हुए हैं कि कैसे पता चल जाए कि वो रिएक्शन किस बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे शुरू हुआ था, उस पर कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अलग से। अकरेंस के रूप में देखा जाए तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सामान्यतः यह न्यूक्लियस में पाया जाता है और न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के बीच में उसका ब्रेन होता है एक तरीके से सेल का, और उस न्यूक्लियस में जो पाया जाता है उसे न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। यहाँ से छोटा सा प्रश्न भी कभी बनता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन नाम आता है, लेकिन कभी कभी यूपीएससी उसमें आपको फ्रेंच बेयोर का नाम अगर दे दे तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इनका भी योगदान है इसको डिस्क्राइब करने में। तो यूपीएससी स्मार्ट है और बाकी भी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं आप धीरे धीरे स्मार्ट होने लगे हैं वो लोग, अब ट्रेडिशनल से वो थोड़े से ट्विस्ट करने लगे हैं क्वेश्चंस को, तो इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट ब्राउन, फ्रेंच बेयोर, इन दोनों का नाम आप याद रखें न्यूक्लियस के रेफरेंस में। हिंदी मीडियम के लोग भूरा बेर के नाम से याद रख सकते हैं, ब्राउन मतलब भूरा होता है, बेयोर मतलब बेर, समझ लीजिए, आप इसको याद करिएगा। इंग्लिश मीडियम के लोगों को तो आसान होगा याद करने में से, ठीक है। उसके बाद माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। माइटोकांड्रिया में जो पाया जाता है डीएनए उसे माइटोकांड्रियल डीएनए कहते हैं। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, इसमें कई लोगों ने मिलकर काम किया, कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर डाइजेशन होता है, फाइनली जो कंबशन होता है, कंबशन मतलब होता है जलना, और कोई चीज जलती है तो क्या निकलता है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी से हम अपने वर्क को कर पाते हैं, चाहे हम, चाहे प्लांट, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका सबसे पहले जो खोज किया था अल्बर्ट वॉन कोलिकन ने किया था, लेकिन ये नाम नहीं दिए थे, नाम बाद में पॉइंट किया रिचर्ड अल्टमैन ने, तो उन्होंने उसे बायोब्लास्ट बोला, भट्टी टाइप के दिखा उनको तो उन्होंने बायोब्लास्ट बोल दिया। ब्लास्ट मतलब विस्फोट नहीं होता, भट्टी के सेंस में उन्होंने बोला था। और बाद में कार्ल ब्रेंडर ने इसको माइटोकांड्रिया नाम दिया था। तो ध्यान रहे यहाँ भी 3 लोग हैं और कभी भी किसी कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं छोटे से टॉपिक से हम लोग किस तरह से पढ़ाई का जो अप्रोच होता है वो इस तरह से निकालते हैं। आप हिंदू एक पेपर नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि एक समग्र स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद आपका एक बेस तैयार हो रहा है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं तो स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है। तो डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मतलब इस तरह से जैसे 2 नाग नागिन आपस में रोमांस कर रहे हो, इस तरह से डबल हेलिक्स मॉडल। और ये जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो ये भी बहुत सारा इस बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फैक्ट्स भी है और साथ में कॉन्सेप्ट भी। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होते हैं थ्रेड लाइक, यानी कि धागा समझते हैं, धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये ह्यूमन में, नॉर्मल ह्यूमन में 23 पेयर पाए जाते हैं। जो एबनॉर्मल होते हैं उनमें ये 47 या 45 हो जाते हैं, तो उनको फिर नॉर्मल कंडीशन में नहीं रखा जाता, नॉर्मल कैटेगरी में नहीं रखा जाता। फिर इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड होती है एक कोड के फॉर्म में। ऊपर वाला भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने एक कोड के फॉर्म में, जैसे आप लोग चिप में अपने रखते हो अपने सीक्रेट्स, वैसे ही उसने आपके हेरिडेटरी सीक्रेट्स को, हेरिडेटरी मतलब आपके जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है, जो एंसेस्टर आपके हैं, जो पूर्वज आपके हैं, उन सबकी जो इंफॉर्मेशन है, कहाँ आपकी ओरिजिन है, किस तरह की बीमारियां भी इवन या अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन उसने कोडिंग किया हुआ है। और उस कोड के फॉर्म में कुछ केमिकल हैं जो बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इसमें कोडिंग करके और उसने इकट्ठा किया हुआ है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इसमें चीज है कि लगभग 99% जो इनका स्ट्रक्चर होता है बेस का, ये सेम होता है सभी लोगों में, लेकिन 1% डिफरेंस होता है और उसी के बेसिस पे हम लोग पहचान कर पाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग करके। बाकी इसका सबसे बेहतर क्वालिटी है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है फोटो स्टेट बनाना, यानी कि खुद की कॉपी कर लेना, और ये इसकी बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। इस पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। अब देखिए, आपने एक बेस निकाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कई जगह लाभ देगा और कई जगह आप इसका बेनिफिट उठाएंगे। और यहाँ से जब ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ तो अब एप्लीकेशन को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजी वे में इसको याद करोगे। पहला एप्लीकेशन अगर देखें तो डीएनए प्रोफाइलिंग,
प्रोफाइलिंग का मतलब, प्रोफाइल तो आप समझते हो, प्रोफाइल का मतलब होता है सारा डिटेल। तो आपकी सारी डिटेल, इवन आपके एंसेस्टर्स की भी, जैसे कि कई लोग ये अगर मानते हो कि मेरा जो ओरिजिन है, या मैं सदियों से नॉर्थ इंडियन रहा हूँ, हो सकता है कि वो मिडिल एशिया का उसके एंसेस्टर रहे हो। तो जब डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बाहर आएगी। लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये प्राइवेसी को भी होल्ड करती है, और साथ ही साथ ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके डीएनए की प्रोफाइलिंग लेकर के कोई क्राइम भी किया जा सकता है आसानी से, इसलिए इसका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डीएनए प्रोफाइलिंग बहुत ही केयर के साथ विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ही किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। तो अभी ये बिल आया है, इसमें कुछ चीजें नहीं आई हैं, इसको देखने लायक है। ऑफेंस अगर अंडर आईपीसी एक्ट, इंडियन पिनल कोड एक्ट 1860 के थ्रू है, इसमें थेफ्ट से यानी कि चोरी वगैरह के लिए ये एक्ट बना था, और उसमें चोरी करने के बाद चोर तो वहां रहता नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो क्या मिलेगा आपको, उसके फिंगरप्रिंट्स, सीआईडी में बहुत देखा होगा आपने, और फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेकर के और उससे पता कराया जाता है कि कौन हो सकता है। पैटर्निटी सूट है। पैटर्निटी सूट मतलब ये पता करना कि क्या माता पिता और संतान के बीच में, यानी कि बच्चे और माता पिता के बीच में रिलेशन एक्चुअल में है या नहीं है, ये भी कभी कभी विवाद आ जाता है। मिस्टर एनडी तिवारी जो कि एक्स सीएम यूपी के रहे हैं, उनके केस में अभी हाल ही में वो केस आया था, उसके बारे में चर्चा आपने सुना होगा। दूसरा, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। कभी कभी ऐसी अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिल जाती है पुलिस को, जो परेशान हो जाते हैं कौन है कौन नहीं है, इनके बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो उनके लिए भी आइडेंटिटी के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है। कलेक्शन कैसे किया जाएगा? कलेक्शन, अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है तो अगर उसे 7 ईयर से ज्यादा का इम्परसनमेंट हुआ है, यानी कि सजा हुई है, 7 ईयर तक की सजा हुई है, तो उसे रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, यानी कि लिखित में उसका सहमति लेनी पड़ेगी कि क्या आपका डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाए या नहीं। अगर वो नहीं देता है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर 7 साल से ज्यादा या डेथ सेंटेंस सुनाई गई है किसी पर्सन को, तो आप वहां पे किसी भी तरह के रिटर्न कंसेंट की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आपने एक न्यूज पढ़ी थी, हमने द हिंदू उठाया, एक न्यूज पढ़ा, आपके लिए ये 2 लाइन का न्यूज मात्र था, लेकिन हमारे लिए, यानी कि यूपीएससी के लिए या अदर सिविल सर्विसेज कंपटीशन के लिए या अदर स्टेट पब्लिक सर्विसेज के लिए या एसएससी वगैरह के लिए, जहां भी आप जो भी एग्जाम देते हैं, वहां के लिए हमारे सामने इतनी चीजें निकल के आई। एक बार ये साइंस का सेक्शन आपका क्लियर हो गया तो ये जगह जगह बार बार ये चीजें आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको बस इतना ही सेक्शन देखना पड़ेगा और एप्लीकेशन सेक्शन देखना पड़ेगा, और इस तरह से जब आप आंसर लिखोगे तो वो आंसर पूरी तरह से बेहतरीन होगा और सटीक होगा। और यूपीएससी की तो स्पेशल डिमांड है कि वर्ड लिमिट होनी चाहिए, मैटर अच्छा होना चाहिए और सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी। तो इस अप्रोच को लीजिए, और बाकी चीजें भी जानने के लिए आगे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़िए, और इस चैनल को, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।